नमस्कार। इंटरनेशनल मार्केट्स में लगातार बेस मेटल्स की चमक थोड़ी सी फर्म दिख रही है। खासकर स्टील और आयरन ओर की कीमतों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। कहां जा रहे हैं भाव, चाइना से कितना सपोर्ट आएगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन और कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। थोड़ा सा डिफरेंट टेल ऑफ टू सिटीज यहाँ पर नजर आता है क्योंकि सभी मेटल्स में बढ़त नहीं देखने को मिली है। स्टील और आयरन ओर करीब करीब 7 महीने के हाईज पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। चीन की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि अगले महीने की जो मीटिंग है वहां पर और स्टिमुलस मेजर्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जो चीन के न्यू होम सेल्स हैं वहां पे तीसरे हफ्ते लगातार हमने नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स काफी सारी हैं। आज ही रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की स्पीच हुई है, उसके बाद चिंताएं हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर न्यूक्लियर की तरफ यूएस का ध्यान जाता है तो रशिया भी पीछा नहीं हटेगा। तो काफी सारी इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं इनका शायद दबाव भी पड़ सकता है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज पर, वो ऑफ कोर्स देखना होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह का बाजार है, रविंद्र कैसे देखते हैं आप? एक तरफ रशिया फिर से आज की जो स्टेटमेंट है उसके बाद बाजार उसको डाइजेस्ट कर रहा है, रिएक्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ जो चीन के नंबर्स हैं थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आए हैं। कौन सा फंडामेंटल आप वॉच करेंगे जब हम मेटल्स देख रहे हैं तब? आई थिंक अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन देखें तो आई थिंक दैट इज अनसर्टेन थिंग, क्योंकि वहां से कुछ भी हो सकता है एंड उसे प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट मैं यही कहूंगा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बैकग्राउंड में है, दैट शुड बी वॉच फॉर व्हेन ट्रेडिंग फॉर दैट एनी फाइनेंशियल एसेट। लेकिन अगर प्योरली फ्रॉम द फंडामेंटल साइड देखें तो आई थिंक चाइना की जो ऑप्टिमिज्म है उस वजह से बेस मेटल्स को एक अच्छा सपोर्ट मिला है। हालांकि हमने पिछले कुछ सेशन में बेस मेटल्स में एक गिरावट भी देखी थी। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ जो फेड ये महीने में जो फेड के तरफ से जो चिंताएं आई है कि दे माइट गो फॉर मोर रेट हाइक, आई थिंक उसके वजह से एक थोड़ा सा डैम्पनर था फॉर ओवरऑल कमोडिटीज। लेकिन अगर बेस मेटल्स को देखें तो बेस मेटल्स ने काफी हद तक सपोर्ट लिया है। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ चाइना के साइड से जो ऑप्टिमिज्म है। एक तो जो चाइना में जो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि होम प्राइसेस दिसंबर तक हमने देखा था कि होम प्राइसेस में लगातार गिरावट आ रही थी सिंस अगस्त 2021। लेकिन जनवरी में ये बेहतर हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव साइड है। स्टील इंडस्ट्री से काफी अच्छी डिमांड आ रही है, जिसकी वजह से जिंक में एक अच्छा रुझान दिख रहा है, क्योंकि जिंक के इन्वेंट्रीज अगर देखें तो इन्वेंट्रीज ऑलरेडी काफी लो लेवल्स पर है। तो जिंक को एक अच्छा सपोर्ट मिला है। जिंक में हमने ऑलमोस्ट 300 से 265-66 तक के लेवल्स देखे थे, लेकिन वहां से एक अच्छा पुश मिला है क्योंकि काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में मेरे हिसाब से एक तो चाइना ऑप्टिमिज्म, दूसरा जो पेरू में जो डिस्ट्रप्शन चल रही है, आई थिंक उससे कॉपर को सपोर्ट मिला है। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में जो कंटिन्यूस इन्वेंट्री बढ़ रही है, अगर हम लास्ट टू लास्ट वीक देखें तो अराउंड 22% इन्वेंट्री बढ़ी है एलएमई में। लास्ट वीक में फिर से एक बार अराउंड 21% बढ़ी है। तो सिर्फ 2 महीने में ही आई थिंक ऑलमोस्ट 50% इन्वेंट्री बढ़ी है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन अभी यूनान प्रोविंस से जो प्रोडक्शन है वो कट होने की न्यूज है, तो अराउंड आई थिंक 6 लाख मेट्रिक टन की जो प्रोडक्शन है, आई थिंक दैट माइट गेट इम्पैक्टेड। तो वो सपोर्ट कर रहा है प्राइसेस। तो आई थिंक इट इज ऑल इंडिविजुअल कमोडिटी फंडामेंटल्स दैट माइट कम इन टू प्ले, अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करें तो, फंडामेंटल्स की बात करें तो। बट यस, बैकग्राउंड में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो आई थिंक अगर वो एस्केलेट होता है तो बेस मेटल्स के लिए एक चिंता की बात होगी। अदरवाइज आई थिंक बेस मेटल्स में एक सपोर्ट रहकर हम ऊपर के साइड में प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। ओके, फेयर पॉइंट। जी हाँ, काफी कुछ है यहाँ पर। और जैसे आपने इन्वेंट्रीज की बात करी, बहुत ज्यादा इन्वेंट्रीज पिछले साल में गिर चुकी थी, तो लोअर बेस पे हमने वो बढ़त आते हुए देखी है। तो बहुत ज्यादा इन्वेंट्रीज में तेजी उस लिहाज से नहीं है, पर ये जरूर दर्शाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है और एक्सचेंजेस पर हमने यहाँ पर इन्वेंट्री बिल्डअप आते हुए देखा है। प्रियंका, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल सेक्टर, और आपको लगता है कोई टॉप ट्रेड यहाँ पर है, और क्या फंडामेंटल सपोर्ट आप यहाँ देखते हैं? गुड इवनिंग मनीषा जी। देखिए, ओवरऑल जो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में जो बुलिश अंडरटोन है, उसका एक कारण यही है कि चाइना का जो ऑप्टिमिज्म दिख रहा है वो एक सपोर्टिंग फैक्टर का काम कर रहा है। वीजा वेस जो हमने एक थोड़ा बहुत बेरिशनेस फ्रॉम द हायर लेवल्स हमने देखा था, वो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन के नंबर्स निकल के आए थे
और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो बढ़ रही है कि फेड और रेट हाइक्स कर सकता है। जो माना जा रहा था कि B2 रेट हाइक्स के बाद एक हॉल्ट हो सकता है, तो वहां पे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि 3 रेट हाइक्स भी हो सकते हैं। तो वो एक डैम्पिंग फैक्टर है, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स में हमने देखा कि एक लोअर लेवल से एक रिबाउंड आया था टुवर्ड्स 104 ऑड लेवल्स तक। तो मुझे लगता है कि अभी भी बेस मेटल्स में अगर मैं चूज करना चाहूंगा तो एक कॉपर एक स्टैंड आउट दिख रहा है अमंग ऑल द बेस मेटल्स। तो कॉपर में हमारी टॉप पिक रहेगी फ्रॉम द बाई साइड। 760 765 ये एक शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा सपोर्ट्स है MCX में। तो मेरे हिसाब से 773 के आसपास जो भी डिप्स मिलती है वहां पे बाई किया जा सकता है। 765 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 788 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। और दूसरा जो काउंटर दिखता है वो जिंक अट्रैक्टिव दिखता है। ऑलमोस्ट हमने देखा था कि जिंक के प्राइसेस में 300 के ऑड लेवल से एक करेक्शन टुवर्ड्स 265 270 जोन्स तक आ चुका है। एंड कहीं ना कहीं जो प्रीवियस बॉटम्स बने थे वो भी यही रीजन में बने थे इन द मंथ ऑफ अराउंड जनवरी के जो स्टार्ट्स में लोज बने थे वो अराउंड 263 65 के आसपास थे। वहीं से मार्केट ने फिर से रिबाउंड दिखाया है। मुझे लगता है कि ये जब तक 265 260 जोन्स इंटैक्ट रहते हैं तो एक रिकवरी बाउंस अगेन जिंक में एक्सपेक्टेड है ऑन हायर लेवल्स। तो ओवरऑल जो टोन रहेगा मार्केट वुड डेफिनेटली लुक आउट टुवर्ड्स फेड फॉर द रेट हाइक्स का क्लैरिटी एंड प्लस चाइना से जो स्टिमुलस का कुछ और अनाउंसमेंट्स आता है और क्लैरिटी आती है ऑप्टिमिज्म पे, तो वो एक डेफिनेटली बुलिश फैक्टर रहेगा बेस मेटल्स के लिए। वेल एब्सोल्युटली। यूएस फेड की मीटिंग मिनट्स यहाँ पर कल जारी हो जाएंगी और चाइना का तो एक यहाँ पर नजर रहेगी ही बाजार पे, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक और चीज है यहाँ पर नजर रखने के लिए। मनोज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे आप मेटल्स को किस तरह से देखते हैं और आपकी टॉप पे किस सेक्टर में कहाँ है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल। यहाँ पे जैसा कि मेरे दोनों कोलीग ने बताया कि जो फेड की चिंता फिर एक बार उभरती हुई नजर आई है, जब पिछले सप्ताह 2 फेड ऑफिशियल्स की तरफ से हॉकिश कमेंट्स निकल कर आए थे कि यहाँ पे जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी है वो जारी रहेगी, और उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार मजबूती आते हुए देखी थी। लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड में देखें तो जो चाइना का ऑप्टिमिज्म है वो काफी कुछ जो बेस मेटल पैक है उसको सपोर्ट कर रहा है। साथ ही हम अगर देखें तो यूएस के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो लगातार बेहतर आ रहे हैं, और यूरो जोन के जो नंबर्स है वो भी बेहतर आने शुरू हुए हैं। इसके साथ ही हम देखें तो ईसीबी और बीओई का जो टोन है वो थोड़ा डविश हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी आने वाले समय में यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और हम देख रहे हैं कि आज जो ज्यादातर देशों के जो मैन्युफैक्चरिंग के जो पीएमआई के नंबर्स आए वो उम्मीद से बेहतर हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए सपोर्टिव रहेंगे। कॉपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलएमई पर $8,840 जो है वो एक काफी मजबूत सपोर्ट जो है बनता हुआ नजर आया, और ग्रेजुअली जो कीमतें वो $9,400 की तरफ जाते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर अभी भी यहाँ पे बेहतर पिक है। गिरावट में 770 यहाँ पे काफी अच्छे स्तर हैं बाइंग के लिहाज से। जब तक 762 के ऊपर है यहाँ पे ऊपर जाने के जो चांसेस है वो ज्यादा रहेंगे। 787 790 तक के जो लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं। दूसरा जिंक में हम देखें तो जो एलएमई के वेयरहाउस स्टॉक्स है अभी भी वो काफी लोएस्ट लेवल पर है, और जिस तरह से स्टील की कीमतों में मजबूती आती हुई नजर आ रही है तो वो भी कीमतों को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे जिंक में जो कीमतें हैं वो अगर 272 के आसपास आती है तो वो भी एक अच्छा बाइंग के लिहाज से टॉप पिक रहेगा 267 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में यहाँ 280 से 282 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर और जिंक यहाँ पे बेहतर पिक लगता है। ऑल राइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर चुनिंदा मेटल्स में आती हुई नजर आई है। जैसे कहा गया कि स्टील ऑलरेडी 7 महीने के हाईज पर कारोबार कर रहा है और उसका सपोर्ट यहाँ पर जिंक को देखने को मिलेगा गैल्वेनाइजेशन के हिसाब से। इसके साथ साथ कॉपर में यहाँ पर वेज नेगोशिएशंस भी हैं, चाइना की तरफ से स्टिमुलस मेजर भी आएगा, और ज्यादातर जिस तरह की इन्वेंट्रीज हमने कॉपर में आते हुए देखी हैं उसका भी सपोर्ट यहाँ पर बरकरार रहेगा। ये तो पूरी चर्चा हुई मेटल पैक के ऊपर, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि मेटल्स के अलावा और कौन सी टॉपिक्स हैं जहां पर उनको लगता है कि ट्रेड किया जाना चाहिए। साथ ही साथ एक नजर यहां पर रहेगी गेहूं पर, क्योंकि सरकार ने ओएमएसएस में यहां पर जो बेचने की क्वांटिटी है वो आज बढ़ा दी है। क्या है इसके मायने, बताएंगे आपको।
मॉर्निंग 360 में आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर गेहूं की करते हैं, जहां पर आज की मीटिंग के बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर अब एडिशनल 20 लाख टन ज्यादा गेहूं ओएमएसएस के तरीके से बाजार में बेचेगी। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने 30 लाख टन की यहाँ पर मंजूरी बनी थी और गेहूं के भावों में एक नीजोक रिएक्शन के बाद हमने देखा था कि भाव फिर से स्थिर होते हुए नजर आए थे, ऊपर थे। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की हीट वेव की चिंताएं रही हैं, सरकार ने यहाँ पर कमेटी भी बनाई है ये देखने के लिए कि जो सडन टेम्परेचर्स चेंज हुए हैं उसका ईल्ड पे और गेहूं की क्रॉप पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इन सब चीजों को लेते हुए यहां पर एक असर हमने गेहूं के भावों में आता हुआ देखा था, लेकिन क्लियरली सरकार और भी पुश कर रही है। अब नियरली 50 लाख टन की ओपन मार्केट में यहां पर बिक्री होने की बात की जा रही है, जहां पर आज हमने क्लैरिटी भी देखी है। हमारे साथ शिवाजी फ्लावर मिल्स के अजय गोयल शामिल हैं। अजय जी नमस्कार। एडिशनल 20 लाख टन का जो आज यहाँ पर फिर से ऐलान किया गया है, कैसे देखते हैं वो नंबर आप? तो देखिए ये दिस इज वेलकम, लेकिन क्या है बाजार जो है गवर्नमेंट की सेल के अंदर दबते ही जा रहा है। अब लोगों को चिंता हो गई कि जिस रफ्तार से सरकार ने ओएमएसएस में भाव घटाए हैं 2350 प्लस स्प्रेड से लेके 2350 अभी 2150, कहीं ऐसा ना हो कि अगला टेंडर जो है 1950 में आ जाए। इस तरह की चिंता बाजार में फैली हुई है, क्योंकि बाजार को बहुत ही दबा दिया है सरकार ने और अभी एकदम ओवरलोडेड विद व्हीट हो गया है मार्केट। अजय आप कहेंगे कि सरकार की ऑफ कोर्स पिछले साल सरकार यहाँ पर बहुत प्रोक्योर नहीं कर पाई थी, इस बार एक लक्ष्य है जो वो पूरा करना चाहेंगे ही। तो अपार्ट फ्रॉम ये कि गेहूं के भाव इन कंट्रोल रहें, एक प्रोक्योरमेंट करने के लिए सरकार को यहाँ पर एक ओपन स्पेस मिले, ओपन ग्राउंड मिले, उसकी भी तैयारी है? बिल्कुल, सरकार मेरे ख्याल से इस साल जो है हर तरह का कदम उठाएगा ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा गेहूं उनके कॉफर्स में आए और एफसीआई का जो 30 मिलियन टन के लगभग का जो टारगेट है वो आसानी से पूरा हो। क्योंकि पिछले साल जो है सरकार के यहाँ प्रोक्योरमेंट कम हुआ, जिसकी वजह से सरकार बाजारों को जो है नियंत्रण में टाइम पे नहीं लेके आ पाई। तो जरूर इस साल जो है सरकार जो है अपनी हर तरह की मतलब जो है कोशिश करेगी ताकि मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट उनको। अजय जैसे आपने कहा कि मंडियों में भावों में लगातार गिरावट देखने को मिली है, जिस तरह की मीटिंग आज यहाँ पर हुई है उससे जो फ्लावर मिल्स हैं उनको आटे और प्रोडक्ट्स के दाम भी कम करने को कहा गया है। कितना जल्दी हम ये होता हुआ देखते हैं? और देखिए मार्केट फोर्सेस जो है हर चीज को प्रीएम्प्ट कर लेती हैं। जैसे ही सरकार के अनाउंसमेंट आते रहे मार्केट यहाँ पर लगातार गिरता रहा एंड अभी जो है इस अनाउंसमेंट से मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट आने वाले दिनों में स्थिर ही रहेगा, कोई बढ़ने की उम्मीद किसी तरह की नहीं रही। हाई से अजय हम कितना नीचे यहाँ पर एज ऑफ नाउ आ चुके हैं, और अगर ये फैक्टर इन कर लिया जाए बाजार में तो आगे क्या लगता है प्राइसेस की स्थिति क्या रह सकती है? ऑलमोस्ट 30% डाउन आ गए हैं अपने हाई से। देखिए आप 30-32 के भाव से जो है 22-23 के भाव पर बाजार आ चुका है और मेरे ख्याल से तो मार्च महीना ऐसे ही गुजर जाएगा। और इस तरह की जो सेल चल रही है गवर्नमेंट की, काफी लोग इस गेहूं को उठा के स्टॉक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस प्राइस में इन सीजन भी जो है मिलों को या ट्रेडर्स को नहीं मिलता गेहूं। अगर प्रिक्योरमेंट प्राइस के सामने अगर कोई मिलर कम्पीट करता है या कोई ट्रेडर कम्पीट करता तो वो भी गेहूं जो है 2400 2450 में आके उसके घर में पड़ता। और इधर सरकार जो है 2150 में दे रही है, जिससे काफी फर्क पड़ेगा। क्लियरली बहुत शुक्रिया अजय साथ जुड़ने के लिए और वो एक इमीडिएट रिएक्शन भी यहाँ पर देने के लिए। तो जैसे अजय कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स अच्छी खबर है, लेकिन अब ये होने लगा है कि गेहूं एक तो बाजार में पर्याप्त है और दूसरा ये कि भाव यहाँ पर क्लियरली सरकार ने तोड़ दिया है। जैसे वो कह रहे थे कि 30-32 रुपए प्रति किलो से भाव अब यहाँ पर गिर कर 22-23 आ गए हैं और 21.5 में यहाँ पर सरकार बेचने की बात भी कर रही है। मनोज जी कैसे देखते हैं आप गेहूं के प्राइसेस और एग्रीकल्चर में आपके टॉप ट्रेड्स अब कहाँ होंगे? बिल्कुल मनीषा जी, जिस तरह से हम देख रहे थे कि यहाँ पे लगातार जो है वीट के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, यहाँ पे एल नीनो को लेकर के भी चिंता है और जो रशिया यूक्रेन का वॉर है तो उसके चलते यहाँ पे जो ग्लोबल सप्लाई कंसर्न है वो भी बने हुए हैं। तो ऐसे में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं, तो उसी के तहत ये निर्णय जो है निकल कर आया है। अब यहाँ पे आने वाले समय में सीजन भी रहेगा तो अराइवल्स के चलते गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरह से गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन को लेकर के कंसर्न्स है तो यहाँ कीमतें भारतीय बाजारों में जो है एक दायरे में बनी रह सकती है। जहां तक एग्री कमोडिटी में टॉपिक का सवाल है तो हमारा मानना है कि ग्वार सीड में यहाँ पे एक दायरे का ट्रेड बना हुआ है, लेकिन लोअर लेवल्स पर अच्छे सपोर्ट जो है बार बार देखने को मिल रहे हैं। मार्च वायदा में 5840 850 के आसपास यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप लॉस 5780 का लगाएं
लक्ष्य ऊपर में यहाँ पे 5,960 से 5,980 तक का रख सकते हैं। वहीं दूसरी पिक जो है वो मसाला कॉम्प्लेक्स से टर्मरिक अप्रैल वायदा में होगी। यहाँ भी 7,000 के स्तर के आसपास जो है बाइंग कर सकते हैं 6,880 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य जो है 7,150 का रख के चलें। ऑलराइट, जहां पर गेहूं में गिरावट है वहां पर दूसरी कमोडिटीज में खरीदारी की राय भी आती हुई। ये तो बात हुई एग्री एज अ स्पेस की, लेकिन रविंद्र, हम मेटल्स की बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा आपको कहीं लगता है जहां पर एज ऑफ नाउ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है? तो मेरे हिसाब से एनर्जी पैक में क्रूड काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्रूड में एक तो चाइना से जो डिमांड निकल के आने की जो ऑप्टिमिज्म है, आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग द प्राइसेस, क्योंकि चाइना से ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइक पे इंपोर्ट्स आने के चांसेस है। रशिया से काफी ऑयल फ्लो हो रहा है चाइना में, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो हमें लगता है कि क्रूड के प्राइसेस फिर से एक बार हम $79 से $80 तक देख सकते हैं WTI में। और अगर MCX की बात करें तो MCX में वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 6,540 6,600 ऑन लेवल, तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आई थिंक गोल्ड सिल्वर में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफी अच्छा करेक्शन देखा है हमने। हालांकि FOMC मिनट्स है और कोर PC भी है, डेटा है US से, तो वो एक थोड़ा सा आई थिंक दैट माइट इम्पैक्ट। लेकिन जो मेजर डेटा से NFP डेटा था, CPI डेटा था, आई थिंक दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड, और अभी यहाँ से डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। गोल्ड में 1820 1825 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई थिंक जब तक कि वो होल्ड है, हम फिर से एक बार 1860 तक के लेवल्स देख सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर में 21.50 का एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड है, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 22.50, जो कि ट्रांसलेट होता है MCX में अराउंड 66,500। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी अराउंड से 56,400 से 56,500 तक के लेवल दिख सकता है। तो आई थिंक ये तीनों ही काउंटर में अगर कोई भी डिप आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, प्रियंका, आपकी टॉप ट्रेड क्या होगी आज के लिए? हमारी ओर से आज बुलियन कॉम्प्लेक्स में गोल्ड मुझे अट्रैक्टिव दिखता है। तो गोल्ड में जिस तरह से मेरे कलीग ने भी बताया कि ऑलमोस्ट जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड दिखती है और क्रूशियल सपोर्ट्स के यहाँ पे ट्रेड्स हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि MCX में अगर जो भी डिप्स आती है 55,900 950 जोन से एक बाइंग लेवल रहेगा, 55,500 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और एक बाउंस बैक में 56,500 टू 56,600 ये मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर कुछ आती हुई, काफी जोरदार मुनाफा वसूली हम देख चुके हैं, बिकवाली देख चुके हैं, तो कुछ बाइंग एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी, रविंद्र, प्रियंका आज साथ देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आएंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।